मुकेश मिल्स इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, जो अक्सर भूतिया या हॉरर फिल्म शूट करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन हकीकत में इस जगह पर कई ऐसे किस्से घटे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स इस जगह पर अपनी मूवीज शूट करने से अब बेहद डरने लगे हैं। कई सालों पहले यहां पर कॉटन और वूल के कपड़े बनते थे, लेकिन 1982 में एक ऐसी आग लगी जिससे सब कुछ जल के राख हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी, लेकिन तब से ये जगह वीरान पड़ी है और इसके आसपास कोई भी नहीं जाता। एक बार की बात है, मुकेश मिल्स में एक हिंदी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की हीरोइन ग्रीन रूम में अकेले अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर झुमकों पर पड़ी जो जमीन पर नीचे गिरे हुए थे। उसने वो झुमके उठाए और शीशे के सामने अपने कान में लगाकर वो झुमके देखने लगी कि तभी उसकी असिस्टेंट प्रिया ग्रीन रूम में आ गई। प्रिया ने जैसे ही शीशे में देखा तो वो एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई। उस शीशे में उसे उस हीरोइन की जगह एक जली हुई दुल्हन दिखी जिसने वो झुमके पहन रखे थे। प्रिया डर के मारे चिल्लाई तो उस हीरोइन के हाथ से झुमके नीचे गिर गए। अब प्रिया को उस शीशे में वो औरत नहीं दिख रही थी और सब नॉर्मल था। प्रिया को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। उसने हीरोइन से माफी मांगी और उसे बताया कि शॉट रेडी है और डायरेक्टर उसे शॉट के लिए बुला रहा है। कुछ देर बाद जब वो हीरोइन अपना शॉट दे रही थी तो अचानक से उस फिल्म के सेट पर लाइट जलबुझ होने लगी। थोड़ी देर फ्लिकरिंग के बाद एक बड़ा सा धमाका हुआ और वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। प्रोडक्शन असिस्टेंट श्याम अपने एक साथी को लेकर फ्यूज चेक करने के लिए थोड़ा बाहर निकला। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और बादल जोरों से गरज रहे थे। जब श्याम और वो दोनों मुकेश मिल्स की लॉबी की तरफ गए तो उन्हें अंधेरे में एक आदमी दिखा जो बारिश में खड़ा सिगरेट पी रहा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने बिजली के फ्यूज के बारे में उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्याम को वो आदमी बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उस आदमी ने अपने हाथ से मिल्स के कोने की तरफ इशारा किया। वो दोनों उस तरफ जाने लगे, लेकिन श्याम बार बार उस आदमी को पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़की और उस आदमी की शक्ल श्याम को दिखी, जिसे देखकर वो सुन सा पड़ गया। उस आदमी का चेहरा बेहद डरावना था और वो घूर घूर कर श्याम को देखे जा रहा था। इतने में श्याम के साथी ने फ्यूज ठीक कर दिया और लाइट वापस आ गई, लेकिन लाइट वापस आते ही वो आदमी गायब हो गया। श्याम बिना किसी को कुछ बोले डरा डरा वापस सेट पर चल दिया। लाइट वापस आ गई और शूटिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब उस हीरोइन के मुंह से डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलना चाह रही है, लेकिन किसी ने उसका मुंह ही बंद कर दिया हो। तभी उसका शरीर भी अकड़ने लगा और अचानक से उसे चक्कर आए और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। डायरेक्टर ने एक शॉर्ट ब्रेक अनाउंस किया और हीरोइन के असिस्टेंट प्रिया उसे ग्रीन रूम ले गई। प्रिया ने उसे ग्रीन रूम में लिटाया और उसके लिए जूस लेने बाहर जाने लगी। तभी उसे टेबल पर पड़े वो झुमके दिखे जो उस हीरोइन ने पहले पहने थे। उसने वो झुमके लिए और बाहर जाते हुए उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। उसे लगा कि हो ना हो उन झुमकों की वजह से ही शायद सब कुछ बिगड़ रहा है। श्याम, जिसने सिगरेट पीते हुए उस आदमी को देखा था, वो डरा डरा मुकेश मिल्स में इधर से उधर घूम रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी बच्ची उस भयानक बिल्डिंग के अंदर कैद है और वो रो रही है। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होती गई और उसके कानों में गूंजने लगी। उधर हीरोइन की असिस्टेंट प्रिया जूस लेकर ग्रीन रूम में पहुंची। तब उसने जो देखा, उसे देखकर वो चौंक उठी। उसने देखा कि वो हीरोइन शीशे के सामने वही झुमके पहने बैठी है जिसे उसने अभी फेंका था। उस हीरोइन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपने हाथ में स्क्रिप्ट ले रखी थी और वो पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी।
अचानक उसने सारे पेपर्स फाड़ दिए और उन्हें खाने लगी। ये सब देखकर प्रिया कांप उठी और जल्दी से रूम से भाग आई। उसने सीधा जाकर डायरेक्टर को पूरी बात बताई और सब लोग मिलकर उस ग्रीन रूम में पहुंचे, पर वहां सब कुछ नॉर्मल था। वो हीरोइन वहीं पर बैठी हुई अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। प्रिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर से कहा, क्या वो आज की शूट कैंसिल कर सकते हैं? डायरेक्टर फौरन मान गया और उसने अपनी क्रू को पैकअप करने के लिए बोल दिया। हीरोइन, बाकी एक्टर्स और डायरेक्टर्स सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन उसकी असिस्टेंट अब भी ग्रीन रूम में ही थी। वो उस एक्ट्रेस का सामान पैक कर रही थी कि उसे वो झुमके फिर से दिखे। उसने जैसे ही वो झुमके अपने हाथ में लिए, उसे वो औरत फिर से शीशे में ठीक उसके पीछे खड़ी दिखी। वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। उसने झुमके वहीं छोड़ दिए और वहां से जल्दी से निकल गई। वहां से निकलते ही उस हीरोइन की तबीयत एकदम ठीक हो गई, लेकिन वो प्रोडक्शन का लड़का पूरी तरह से पागल हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसने उस मिल में जाकर अपने आप को जला डाला। वो जली हुई झुमके वाली औरत, या वो रोती हुई बच्ची की गूंज, या वो सिगरेट पीता डरावना आदमी, ये सब कई बार कई लोगों ने महसूस किया है। कहते हैं कि एक बार मुकेश मिल्स में नाइट ड्यूटी करते हुए एक गार्ड ने उस मिल्स के अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें सुनी। ये बहुत अजीब था क्योंकि उस दिन कोई शूटिंग नहीं हो रही थी और ना ही मिल्स के अंदर कोई भी इवेंट था। उस रात उस गार्ड ने अंदर जाकर देखा तो उसे काली परछाई दिखी। वो उसे देखकर इतना डर गया कि उसने वो नौकरी ही छोड़ दी। और तो और वहां एक बार एक 10 साल की लड़की शूटिंग करते समय अचानक से बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। उसने पहले तो एक मर्द की आवाज में सबको वहां से भाग जाने के लिए कहा और फिर अपने हाथों के बल उल्टा होकर चलने लगी और कुछ ही पल में बेहोश हो गई। ये देख सब लोग वहां से जल्दी से निकल गए। जैसे ही उसके पिता उसे उस मिल से कुछ दूर लेकर गए, वो एकदम नॉर्मल हो गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। मुकेश मिल्स की ऐसी कई कहानियां हैं और वहां ऐसे कई राज छुपे हैं, लेकिन मुकेश मिल्स का सच कोई नहीं जानता। मेरा नाम इकबाल है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। मैं मुंबई का चप्पा चप्पा जानता हूँ और सभी इलाकों से गुजर चुका हूँ, पर मुंबई में एक ऐसी जगह है जहां मैं कभी नहीं जाता। वो है मुंबई की गोरेगांव में स्थित आर्य कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाम सोसाइटी में छोड़ के मैं घर वापस लौट रहा था। पूरा रास्ता सुनसान जंगलों के बीचों बीच बना था। उस दिन हवा बहुत जोरों से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी। मैं किशोर कुमार का गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी ऑटो के सामने एक औरत आई। मैंने झटके से गाड़ी रोकी और उस औरत से माफी मांगने के लिए उतरा, मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरी आंखों का कुछ धोखा हुआ है, तो मैं ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट करी, एक बूढ़ी सी औरत मेरे बगल में आके खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा, थोड़ा आगे तक चलोगे? और पीछे बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे और एकदम मट्टी में लिपटी हुई। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से छुपा सा हुआ। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि रात के 3 बजे इस बूढ़ी औरत को कहां जाना है। मैंने उससे पूछा, मैडम कहां जाना है आपको? उसने जवाब में कहा, आगे एक शमशान है, बस वहां तक। ऑटो के मिरर से जब मैंने उसे कहते देखा, उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। जब उसके बाल हवा से उड़े तो उसका गलगला सा चेहरा
देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तब मुझे सूझा कि शायद मेरे पीछे जो औरत बैठी है वो एक चुड़ैल है जो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं चुपचाप ऑटो को खूब तेजी से आगे भगा रहा था। एकदम से मेरी ऑटो में खड़खड़ हुई और वो बंद पड़ गई। मैंने तुरंत उतर के बिना उस औरत से नजर मिलाए ऑटो को ठीक करने में लग गया। जैसे ही मैंने ऑटो ठीक करके ऑटो स्टार्ट किया तब मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पे है ही नहीं। तभी मेरे बगल से एक ऑटो गुजरा जिसमें वही औरत बैठी थी। मैं उस इलाके से जैसे तैसे निकलकर घर पहुंचा और सीधे जाके सो गया। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि उस इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की उसी समय डेथ हो गई। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वो वही ऑटो था जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठ के निकली थी। इस किस्से के बाद मैंने कई कहानियां सुनी कि आरे कॉलोनी में ऐसी सफेद साड़ी वाली एक बूढ़ी सी चुड़ैल रहती है। ऋत्विक अभी हाल ही में अपने एक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट हुआ था। यह शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। वो यहां पर आकर 3 लड़कों के साथ एक 1 BHK फ्लैट शेयर कर रहा था। वो तीनों लड़के भी एक्टर बनना चाहते थे और वो भी कई सालों से मुंबई में ही रह रहे थे। उनके सामने ऋत्विक एक नौसिखिया था, इसलिए ऋत्विक को लगा था कि शायद वो लड़के उसे भी मुंबई में रहने के तौर तरीके सिखा देंगे। लेकिन उनमें से एक लड़का विनय ऋत्विक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उन दोनों का छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ा हो जाता था। ऊपर से ऋत्विक को मुंबई में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। वो रोज 3-4 ऑडिशंस देता था पर उसे आज तक कभी भी कोई कॉल बैक नहीं आया था। अब ऋत्विक बहुत उदास रहने लगा था। एक बार विनय ने उसके साथ एक प्रैंक करने का सोचा। उसने एक फेक प्रोडक्शन हाउस की ईमेल आईडी बनाकर ऋत्विक को उस आईडी से एक ऑडिशन मेल भेजा। उस ईमेल में लिखा था कि ऋत्विक को एक नई हॉरर मूवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उस ईमेल को पढ़कर ऋत्विक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने वक्त से वो ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक्साइटमेंट के चलते उसने उस ईमेल का तुरंत ही रिप्लाई कर दिया। विनय ने इसके बाद कुछ ऐसा किया जो शायद उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने एक और मेल किया जिसमें उसने ऋत्विक को ऑडिशन की डेट, टाइम और जगह बताई। मेल में लिखा था कि ऋत्विक को अगली रात 11 बजे डिसूजा चौल पहुंचना था। डिसूजा चौल यह कोई मामूली चौल नहीं था, बल्कि लोगों की माने तो ये एक हॉन्टेड जगह थी। इस चौल में रहने वाली एक औरत की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और उसके बाद से उस चौल में भयानक चीजें होना शुरू हो गईं। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने रात में बाहर निकलना छोड़ दिया था। सब जगह खबर फैल गई थी कि उस चौल में बने कुएं के पास अक्सर सफेद साड़ी पहने एक औरत भटकती है। मुंबई में रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस चौल के बारे में पता होता है, पर ऋत्विक डिसूजा चौल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि उसे ऑडिशंस की टाइमिंग्स देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि यह उसकी लाइफ की पहली अपॉर्चुनिटी है और उसे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऑडिशन की रात ऋत्विक तैयार होकर डिसूजा चौल पहुंच गया। डिसूजा चौल के गेट के सामने आते ही उसे अचानक से ठंड लगने लगी और एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। पर हैरानी की बात तो यह थी कि डिसूजा चौल बंद था। वहां पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था और ऋत्विक को वहां पहुंचकर ठीक नहीं लग रहा था। ऋत्विक वहां से वापस जाने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा
लेकिन जब वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। पर अब उस चौल का गेट खुला हुआ था और अंदर से एक रोशनी आ रही थी। ऋत्विक को सब कुछ अजीब लग रहा था, पर अंदर से आती रोशनी देख उसे लगा कि शायद वही ऑडिशन का एरिया होगा और वो उस तरफ चल दिया। जैसे ही ऋत्विक अंदर गया उसे एक बड़ा सा कंपाउंड दिखा जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था। ऋत्विक की नजर अब उस कुएं पर गई और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कुएं के किनारे पर एक औरत खड़ी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुएं में कूदने ही वाली हो। वो औरत दिखने में बेहद अजीब थी और वो ऋत्विक को घूरे जा रही थी। वो ऋत्विक को देखकर बोली, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। ये देखते ही ऋत्विक ने उस औरत को आवाज लगाई और उसे बचाने के लिए भागा, पर उसके आवाज लगाते ही वो औरत कुएं के अंदर कूद गई। ऋत्विक भागकर कुएं तक पहुंचा तो उसने देखा कि उस कुएं के अंदर कोई भी नहीं था, यहां तक कि पानी के हिलने तक का भी निशान नहीं था। ऋत्विक बहुत घबरा रहा था क्योंकि उस औरत को कूदते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था। कुछ वक्त तक उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए ऋत्विक वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर वो वहां से जाने लगा। उसने जैसे ही अपने कदम वापस गेट की तरफ बढ़ाए उसे पानी में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। ऋत्विक ने फटाफट अपने फोन की टॉर्च ऑन की और उस कुएं में झांक कर देखने लगा। अचानक पानी के ऊपर से एक सड़ा गला इंसानी हाथ आया और उसने ऋत्विक का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ उसी औरत का था क्योंकि उसकी कलाई पर चूड़ियां थी। ऋत्विक उस गले हुए हाथ की जकड़ में था और वो बुरी तरह से डर के मारे हाफ रहा था। उसने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और कुएं के पास ही गिर गया। देखते ही देखते वो डूबती हुई औरत बिना किसी रस्सी के कुएं की दीवार से ऊपर चढ़ने लगी। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। ऋत्विक के पैर वहीं जम गए। उस औरत को ऊपर आता देख उसकी जान सूखी जा रही थी। वो औरत अब कुएं के ऊपर आ गई और ऋत्विक को घूर कर देखने लगी। उसने ऋत्विक से कहा, तूने नहीं बचाया ना मुझे, और उस रात भी मुझे कोई बचाने नहीं आया। मैं तड़प तड़प कर मर गई, अब तू भी वैसे ही मरेगा। ये सुनते ही ऋत्विक ने अपने होश संभाले और फौरन उस चौल से बाहर भागा। भागते भागते उसने अपनी साथ वाली दीवार पर देखा तो उसे दिखा कि काली परछाई उसके साथ साथ ही दौड़ रही थी। जब वो गेट से बाहर निकला तो उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस कुछ समय तक उस खाली रोड पर पागलों की तरह भागता ही रहा। ये कहानी मुंबई में रहने वाली गुप्ता फैमिली की है। मिस्टर गुप्ता अक्सर काम के चलते घर से दूर रहते थे। मिसेस गुप्ता को इसकी आदत तो थी, पर 2 छोटे बच्चे, नया फ्लैट, नई जगह, अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 26 जुलाई मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। उस रात मिस्टर गुप्ता ऑफिस के काम से बाहर थे और मिसेस गुप्ता दोनों बच्चों को सुलाकर हॉल में टीवी देख रही थी। रात के कुछ 1 बज रहे थे। उन्हें लगा कि शुभम रात में उठ के कुछ मस्ती कर रहा है, तो वो गुस्से में बोली, शुभम, तू सोया नहीं अभी तक? पर वहां शुभम नहीं, बल्कि एक 18-19 साल का अजीब सा दिखने वाला लड़का। मिसेस गुप्ता थोड़ा डर गई कि ये लड़का छोटे बच्चों की तरह अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। जैसे ही वो उस लड़के की तरफ आगे बढ़ी, वो लड़का सीधा बच्चों के कमरों में चला गया।
वो उसके पीछे पीछे अंदर गई और उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जैसे ही उन्होंने बच्चों के कमरे की अलमारी खोली, वो लड़का वहीं था। मिसेस गुप्ता ने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था और कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। मिसेस गुप्ता ने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही एक बूढ़ी सी औरत हाथ में फावड़ा लिए बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी। मिसेस गुप्ता भी उसके पीछे पीछे अंदर भागी। रुक जाओ, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? रुक जाओ। उस औरत के अंदर घुसते ही दरवाजा बेहद जोर से बंद हुआ। मिसेस गुप्ता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बालकनी में वो औरत उसी लड़के के साथ रेलिंग पर खड़ी है। उस औरत ने मिसेस गुप्ता को मुड़ के देखा और लड़के को लेकर नीचे कूद गई। मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को वहां से उठाया, गाड़ी की चाबी ली और अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर चली गई। पता करने पे मालूम हुआ कि उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के समय 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसका मानसिक रूप से बीमार एक लड़का 25वें माले से नीचे गिरकर मर गए थे। वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है और कोई इस घटना को सुन के वहां नहीं रहना चाहता। ये कहानी 90s के दशक की है, जब नवी मुंबई का इलाका पहाड़ी हुआ करता था और वहां कुछ ही लोग रहा करते थे। किशन नाम का एक नौजवान अपने गांव से नौकरी की तलाश में नया नया मुंबई शहर आया था। किशन नवी मुंबई में अपने एक मामा के घर रह रहा था। उसके मामा एक ड्राइवर थे और वो एक बड़े अफसर के लिए काम करते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर शहर से दूर ही ड्यूटी करते थे और वो दिनों दिनों तक घर नहीं आते थे। किशन भी रोज 2 घंटे ट्रैवल करके नौकरी की तलाश में मुंबई की तरफ निकल जाता था और शाम को घर लौटता था। लेकिन शाम को वो इलाका एकदम सुनसान हो जाता था। एक दिन जब किशन ने अपने मामा से पूछा कि वहां के लोग शाम को घर से बाहर क्यों नहीं निकलते, तो उसके मामा ने उसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वहां के लोग ये मानते हैं कि नवी मुंबई और मुंबई की गलियों में एक चुड़ैल घूमती है जिसके 3 सर हैं। लोग उसे 3 मुंडी वाली चुड़ैल बुलाते हैं। वो रात में निकलती है और जब लोग सो जाते हैं तो वो उनके घर जाकर उन्हें अपने वश में कर लेती है। वो उनके अंदर की शक्ति खींच लेती है और उन्हें बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल एक डायन है और लोगों की शक्ति छीन छीन कर वो अपने आप को अमर बना रही है। छोटे बच्चों से लेकर घर के बड़े बूढ़ों तक सभी लोग उससे इस कदर डरते हैं कि शाम होते ही वो अपने अपने घरों के दरवाजे अंदर से कसके बंद कर लेते हैं। ये सुनकर किशन ने अपने मामा से पूछा कि क्या वो भी ये सब मानते हैं। तब उसके मामा ने कहा कि पहले वो ये सब नहीं मानते थे, लेकिन हाल फिलहाल में उस इलाके में कई लोग अपने ही घर के बाहर सुबह सुबह बेहोश मिले हैं और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबको बताया कि पिछली रात उन्होंने उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल को देखा था। इतना ही नहीं, वहां के लोकल अखबारों में भी उस चुड़ैल के बारे में खबरें छपने लगी हैं। किशन को ये कहानी बड़ी रोमांचक लगी, लेकिन उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ और वो सोने चला गया। कुछ ही दिनों में किशन की नौकरी लग गई और एक रात वो अपने काम के चलते बड़ी देरी से घर पहुंचा। रात के करीब 1 बज रहे थे और उसके मामा भी अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बाहर थे। किशन बहुत थक गया था तो उस रात वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसके घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुनकर किशन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि इतनी रात कभी कोई नहीं आता था। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसके मामा खड़े थे, लेकिन वो बहुत अजीब से दिख रहे थे। वो दरवाजे पर खड़े किशन को घूरे जा रहे थे। किशन ने उन्हें अंदर बुलाया और उनके लिए पानी लेने किचन में गया। रात के
2 बज चुके थे। किशन जैसे ही किचन से वापस आया, उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। जहां उसके मामा खड़े थे, उसके ठीक सामने एक शीशा था, जिसमें उसके मामा की जगह उसे वो 3 सिर वाली चुड़ैल खड़ी दिख रही थी। किशन उसे देखते ही घबरा गया और उसने बेडरूम में जाकर अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर में किशन के दरवाजे पर जोरों से धमधम शुरू हो गई। किशन के पसीने छूट गए, लेकिन उसने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद जब वो धमधम बंद हुई तो उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। घर में उसे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की आवाज आई। वो डरते डरते पीछे मुड़ा। वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। वो किशन को देखकर बहुत जोरों से हंसने लगी। किशन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका था। सुबह जब उसके मामा वापस आए तो उन्होंने देखा कि किशन बेहोशी की हालत में है और उसका पूरा बदन नीला पड़ा है। कुछ समय बाद जब किशन को होश आया तो उसने अपने मामा को पिछली रात के बारे में बताया। उसने कहा कि कल रात उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल ने उस पर हमला किया और उसे ऐसा लगा कि जैसे उस चुड़ैल ने उसकी सारी जान ही निकाल ली हो। किशन उस रात के बाद मुंबई छोड़कर वापस अपने गांव चला गया और वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल भी समय के साथ एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन किशन जैसे कई लोग आज तक कभी भी उस 3 मुंडी वाली चुड़ैल के खौफ को भूल नहीं पाए हैं। क्या आपने भी 3 मुंडी वाली चुड़ैल के बारे में सुना है? ग्रैंड पैराडी टावर्स, सपनों का शहर मुंबई, जहां लाखों की तादाद में लोग पैसा कमाने और फेमस होने आते हैं, और इसी वजह से यहां अक्सर रहने की जगह के लिए बहुत मारामारी देखी जाती है। मगर इसी शहर में एक घर ऐसा भी है जहां रहने के लिए अगर कोई पैसे भी देगा तो शायद वहां कोई नहीं रहना चाहेगा। एक ऐसा फ्लैट जिसमें रहने से आपके सर पर मौत मंडराए तो क्या होगा? हम बात कर रहे हैं मुंबई के ग्रैंड पैराडी टावर्स की, जो कि इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। 1975 में बने ये अपार्टमेंट टावर्स यूं तो बहुत लग्जूरियस और सुंदर हैं, मगर इनसे जुड़ी कहानियां उतनी ही खौफनाक हैं। 27 साल की नेहा अपने पूरे परिवार को पुणे में ही छोड़कर 2 महीने पहले अपनी दोस्त मानवी के फ्लैट पर रहने आई थी। मानवी ग्रैंड पैराडी टावर्स की पहली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के फ्लैट में अकेली रहती थी। नेहा का हाल ही में डिवोर्स हुआ था, जिसके चलते वो बहुत परेशान रहने लगी थी। उसका वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस भी लॉस में जाने लगा था और तब उसने डिसाइड किया कि वो मुंबई में आकर थोड़ा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारेगी। मानवी एक रेडियो जॉकी थी और उसकी रात की शिफ्ट होती थी, इसलिए नेहा रात में अक्सर अकेले ही उस फ्लैट में होती थी। एक रात करीब 12:30 बजे के आसपास नेहा अपनी बिल्डिंग से बाहर एक सिगरेट पीने निकली थी, जब उसकी नजर अचानक टावर्स की 3री बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पड़ी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी औरत उस फ्लोर की बालकनी पर खड़ी थी। पहले तो वो एकटक लगाए बालकनी से नीचे देखी जा रही थी। फिर जब उसे फील हुआ कि नेहा उसे देख रही है तो वो नेहा को देखने लगी। नेहा वहीं रुक गई और अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन वो औरत अब नेहा को देखे जा रही थी। नेहा ने नजर उठाकर दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो इस बार उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसका मन मानो बिल्कुल भारी सा हो गया था। उस औरत की तरफ देखते हुए अचानक नेहा की आंखों से आंसू आने लगे। उसने आंसू पोंछने के लिए अपनी आंखें मली और जब दोबारा उसने 8th फ्लोर की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था। यह सिलसिला अब रोज होने लगा। नेहा रोज रात को उसी फ्लैट की बालकनी के बाहर खड़ी हो जाती और वहां एक टक लगाए देखती रहती।
साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। नेहा की तबीयत भी अचानक से खराब रहनी शुरू हो गई। उसका पूरा शरीर सूखता जा रहा था और चेहरा बिल्कुल नीला पड़ने लगा था। एक दिन मानवी ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर नेहा के साथ टाइम स्पेंड करेगी। मानवी नेहा को मुंबई की सारी फेमस जगहें दिखाने लगी, मगर नेहा का बिहेवियर पूरा वक्त बहुत अजीब था। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कोई रिएक्शन दे रही थी। रात होते होते मानवी उसे पार्टी कराने एक क्लब में ले गई, मगर नेहा को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मानवी घबरा उठी। नेहा को अचानक से एक सीजर आने लगा। नेहा को ऐसे दौरे पड़ रहे थे कि उसका पूरा शरीर कांप उठा था और फिर वो अचानक से जमीन पर गिर पड़ी। किसी तरह मानवी ने नेहा के मुंह पर पानी की छींटें मारी, तब जाकर नेहा नॉर्मल हुई। उसके बाद दोनों वापस फ्लैट पर लौट गए और फ्रेश होकर सोने चले गए। मानवी ने यह तय कर लिया था कि वो अब अगली ही सुबह नेहा को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाएगी। लेकिन उस दिन देर रात नेहा नींद से उठी और सीधा अपने फ्लैट से बाहर चली गई। चलते हुए नेहा ग्रैंड पैराडी टावर्स की तीसरी बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हो गई और 8th फ्लोर की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते नेहा उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। Mommy's with the maggots now. This is what happened to Mo. It happened to us. Don't let her take my babies. I'm getting us out of here. Open up now. वो लिफ्ट में घुसी और 8th फ्लोर पर पहुंच गई। उस फ्लोर पर सब कचरा बिखरा पड़ा था, जैसे वहां कई सालों से कोई ना रहा हो। नेहा दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और वो उस पर लगे ताले को देख ही रही थी कि अचानक से उस अपार्टमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। नेहा हैरानी से वहीं खड़ी थी। उस अपार्टमेंट में से बहुत सड़ी बदबू आ रही थी। तभी नेहा को एक औरत ने आवाज लगाई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो वहां वही औरत थी जिसे वो रोज देखती थी। वो औरत उस फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। उस औरत ने हंसकर नेहा को अपने पास आने का इशारा किया। नेहा ये देखकर उस फ्लैट के अंदर चली गई। वो बालकनी तक जा ही रही थी कि अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। ये देखकर नेहा घबरा गई और सीधा दरवाजे की तरफ वापस भागी, लेकिन वो दरवाजा अब लॉक था। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा पीटने लगी, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही लंबी और खतरनाक हंसी थी, पर उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और खाल बिल्कुल सड़ी हुई। देखते ही देखते उस फ्लैट में एक एक करके बहुत सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगीं। वो सब नेहा की तरफ बढ़ने लगे। वो सभी आत्माएं बहुत दुखी लग रही थीं। उन सब को देखकर नेहा का मन अचानक से बहुत भारी हो गया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगी। एक एक करके वो सारी आत्माएं बालकनी पर चढ़कर वहां से कूदने लगीं। नेहा भी उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपनी बारी आने पर वो भी उस बालकनी से नीचे कूद गई। उधर मानवी को एक फोन आया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक हॉस्पिटल से फोन आया था। नेहा को काफी बुरी हालत में उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि उसने ग्रैंड पैराडी टावर्स के 8th फ्लोर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। मानवी ये सुनकर दंग रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा उस 8th फ्लोर वाले फ्लैट में गई कैसे, क्योंकि वो फ्लैट तो न जाने कितने सालों से बंद पड़ा था। अगले दिन जब नेहा को होश आया
तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा मानवी को बताया। लेकिन फिर उसी रात नेहा ने अपना दम तोड़ दिया। मानवी नेहा की मौत से टूट चुकी थी और तब ग्रैंड पैराडी टावर में रहने वाले एक आदमी ने उसे कुछ ऐसा बताया जिससे मानवी के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने मानवी से कहा कि ग्रैंड पैराडी टावर्स की 3rd बिल्डिंग के 8th फ्लोर को हॉन्टेड माना जाता है। उस फ्लोर से न जाने कितने लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है, पर जिन भी लोगों ने सुसाइड किया है वो सब बहुत स्ट्रेस में थे। इसलिए कोई आज तक समझ नहीं पाया है कि क्या सच में 8th फ्लोर का वो फ्लैट हॉन्टेड है या वो लोग सच में अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे। नेहा के साथ जो भी हुआ वो आज भी एक पहेली है और उन सभी लोगों की मौत की मिस्ट्री भी आज तक सुलझ नहीं पाई है जिन्होंने उस 8th फ्लोर से कूदकर सुसाइड किया था।